नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, नीट परीक्षा का रद्द होना। हम पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे और सिस्टम पर लगे उन गंभीर आरोपों की गहराई से जांच करेंगे जिनकी वजह से लाखों होनहार छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना अचानक अधर में लटक गया। ये पूरी चर्चा सीधे स्रोत से मिले पक्के तथ्यों और डेटा पर आधारित है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे 2 मई के उस चौंकाने वाले व्हाट्सएप मैसेज से। फिर देखेंगे कि पेपर आखिर कहां से होकर गुजरा। इसके बाद हम विसल ब्लोअर्स की लड़ाई, एजेंसियों के इनकार, सिस्टम की खामियों और अंत में बात करेंगे उस कीमत की जो छात्रों ने चुकाई है। और हाँ, परीक्षा के आगे की जिंदगी के विकल्पों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए अपनी कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 2 मई का वो व्हाट्सएप मैसेज। जरा सोचिए, परीक्षा से ठीक एक रात पहले की बात है। 2 मई को राजस्थान के सीकर में पढ़ रहे केरल के एक एमबीबीएस छात्र ने अपने पिता को, जो वहां एक पीजी हॉस्टल चलाते थे, व्हाट्सएप पर एक मैसेज और एक फाइल भेजी। मैसेज में लिखा था, सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, इन्हें हॉस्टल की लड़कियों तक पहुंचा दो। ये वही 300 सवाल हैं जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं। उस वक्त उन पिता को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके हाथ में कोई आम पीडीएफ नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा एजुकेशन स्कैंडल है। अब जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला है। परीक्षा खत्म होने के बाद जब उन पिता ने एक कोचिंग टीचर के साथ बैठकर इस पेपर को असली क्वेश्चन पेपर से मिलाया, तो नतीजे चौंकाने वाले थे। 180 में से पूरे 135 सवाल बिल्कुल असली टेस्ट से हूबहू मैच कर गए। कोई मजाक नहीं। और तो ऑन इसमें 90 बायोलॉजी और 45 केमिस्ट्री के सवालों का पूरा क्रम शामिल था। एक कॉमा फुल स्टॉप तक का अंतर नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा वाला पेपर आखिर बाहर कैसे आया। आइए इस पेपर के सफर को ट्रेस करते हैं। इस पेपर का सफर किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये लीक महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से शुरू हुआ। सोचिए, डेटा ट्रांसफर को छिपाने और नज़र से बचने के लिए हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर और शैडो सर्वर का इस्तेमाल किया गया। वहां से ये पेपर गुड़गांव पहुंचा, जहां इसमें बड़ी चालाकी से बदलाव किए गए। इसके बाद 26 अप्रैल को इसे राजस्थान के जमवारामगढ़ में बीवाल भाइयों को बेचा गया और आखिरकार 29 अप्रैल तक ये सीकर के काउंसलिंग एजेंट के हाथों में पहुंच गया। अब देखिए इन लोगों ने जांच एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए क्या गजब का दिमाग लगाया। गुड़गांव में बैठे आरोपियों ने सीधे सीधे असली पेपर आगे नहीं बेचा। उन्होंने 120 असली सवालों को उठाया और उन्हें 290 बिल्कुल बाहरी और नकली सवालों के साथ मिला दिया। इस तरह उन्होंने कुल 410 सवालों का एक डमी गेस पेपर तैयार कर लिया, ताकि अगर किसी के हाथ ये लग भी जाए तो उसे लगे कि ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। और इस पूरे खेल के पीछे जो अवैध अर्थव्यवस्था काम कर रही थी, उसके आंकड़े तो और भी सिर चकरा देने वाले हैं। ये पेपर लाखों रुपयों में एक हाथ से दूसरे हाथ बिक रहा था। नासिक में 5 लाख से शुरू होकर ये गुड़गांव में 30-30 लाख रुपए तक बिका। और इसी चेन के चलते अंततः सीकर के एजेंट ने इस पेपर को लगभग 700 छात्रों तक पहुंचा दिया। मतलब ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सुनियोजित ऑपरेशन था। इतनी बड़ी धांधली के बाद भी क्या सिस्टम ने तुरंत एक्शन लिया? चलिए विसल ब्लोअर्स और एजेंसीज के इनकार वाले हिस्से पर नजर डालते हैं। सच बताऊं तो शुरुआती प्रतिक्रियाएं और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सीकर के उद्योग नगर पुलिस थी, जिसने शिकायत करने वाले पिता को अफवाह ना फैलाने की नसीहत देकर भगा दिया। उधर एनटीए के महानिदेशक दावा कर रहे थे कि कोई फुल प्रूफ लीक नहीं हुआ है। लेकिन जब स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने जांच की, तो एक अलग ही सच्चाई सामने आई। व्हाट्सएप मैसेज पर लगा फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स का टैग साफ चीख कर बता रहा था कि ये पेपर परीक्षा से 1 महीने पहले से ही लगातार शेयर हो रहा था। अधिकारियों से बात मनवाना इतना आसान नहीं था। ये एक लंबा और थका देने वाला संघर्ष था। पिता ने एनटीए को अप्रोच किया, फिर एनटीए ने सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो को बताया, वहां से राजस्थान पुलिस को अलर्ट गया, तब जाकर एसओजी ने कमान संभाली। कई एजेंसियों के बीच महीनों तक फाइलें दौड़ने के बाद आखिरकार 12 मई को एनटीए को घुटने टेकने पड़े। परीक्षा रद्द हुई और पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब हम विश्लेषण के उस हिस्से में आ गए हैं जो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला है, आरोप और सिस्टम की खामियां।
स्रोत कई ऐसे गंभीर दावों की तरफ ध्यान खींचता है जो सिस्टम की निष्पक्षता पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। उदाहरण के लिए मुख्य आरोपियों में से एक दिनेश बीवाल के कथित राजनीतिक संबंध और राजस्थान के शिक्षा मंत्री के साथ उनकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें। इसके अलावा रिपोर्ट्स का दावा है कि इन भाइयों को 1 महीने पहले से ही लीक की जानकारी थी। सबसे बड़ा इत्तेफाक तो ये है कि पिछले ही साल इसी बीवाल परिवार के 4 बच्चों ने एक साथ नीट पास किया था। ये सारे बिंदु हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ये सब सिर्फ संयोग है। और जब जवाबदेही तय करने की बारी आती है तो शुरू होता है आरोप प्रत्यारोप का खेल। राजस्थान के जांचकर्ताओं का कहना है कि लीक का मुख्य केंद्र उनका राज्य नहीं है, वो सीधे महाराष्ट्र की नासिक प्रिंटिंग प्रेस पर उंगली उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नासिक के पुलिस अधिकारी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि उनके शहर से पेपर लीक होने की बातें एकदम बेबुनियाद हैं। जब राज्य ही एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोप रहे हों तो स्रोत के मुताबिक ऐसे माहौल में किसी निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कोई पहली घटना नहीं है। स्रोत हमें 2024 के उन विवादों की भी याद दिलाता है जब बिना किसी ठोस वजह के छात्रों को ग्रेस मार्क्स बांट दिए गए थे, जिसके चलते अचानक 67 छात्रों के पूरे 720 में से 720 अंक आ गए थे। शिक्षा मंत्री का मीडिया के सवालों से कथित तौर पर बचना और एनटीए में गहरे संरचनात्मक सुधारों की कमी, ये सब दिखाता है कि सिस्टम में जड़ें कितनी कमजोर हो चुकी हैं। इन सब कागजी और राजनीतिक बहसों से परे एक और कड़वा सच है, वो कीमत जो छात्रों ने चुकाई है। 22 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। 22 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य पूरी तरह से अधर में लटक गया। जरा सोचिए, इन बच्चों ने अपना सामाजिक जीवन, अपनी नींद, अपना मानसिक स्वास्थ्य सब कुछ दांव पर लगा दिया था। महीनों बल्कि सालों की कड़ी मेहनत सिर्फ इसलिए मिट्टी में मिल गई क्योंकि कुछ रसूखदार लोगों ने पैसों के दम पर पूरे सिस्टम को ही खरीद लिया। यह सच में बहुत निराशाजनक है। लेकिन हर अंधेरी सुरंग के बाद रोशनी होती है। चलिए बात करते हैं परीक्षा के आगे की जिंदगी और नए विकल्पों के बारे में। इस पूरे घटनाक्रम से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि अपना पूरा भविष्य केवल एक परीक्षा के भरोसे छोड़ देना बहुत बड़ा रिस्क है। हमेशा एक प्लान बी होना ही चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्रोत ने एक बेहद सुलभ पीडीएफ गाइड का जिक्र किया है जो सिर्फ 9 रुपए में 100 से ज्यादा वैकल्पिक करियर रास्तों की जानकारी देती है, ताकि छात्र पारंपरिक रास्तों से हटकर भी अपने जुनून को पहचान सकें। आज के दौर में अवसरों की कोई कमी नहीं है। आप डेटा साइंस, यूआई/यूएक्स डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन या फिर स्पोर्ट्स एनालिटिक्स जैसे तेजी से उभरते क्षेत्रों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये ऐसे शानदार और लाभदायक करियर विकल्प हैं जिनके बारे में पारंपरिक स्कूल काउंसलिंग में शायद ही कभी कोई बात की जाती है। सच कहूं तो दुनिया बहुत बड़ी है और इसी बात को समेटते हुए एक बेहद शक्तिशाली फिलॉसफी यहां दी गई है। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी एक परीक्षा, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति की असली क्षमता या उसके पूरे भविष्य का फैसला कभी नहीं कर सकती। हम इस विश्लेषण को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ये हालिया पर्दाफाश आखिरकार सिस्टम में सच्ची जवाबदेही तय कर पाएगा, या फिर कुछ और सालों में हम इतिहास को फिर से खुद को दोहराते हुए देखेंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि जब तक कोई कड़ा संरचनात्मक सुधार नहीं होता, इन बड़ी संस्थाओं की ईमानदारी हमेशा शक के घेरे में रहेगी। हमारे इस विस्तृत विश्लेषण के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा कुछ नया सीखते रहें और हाँ, सही सवाल पूछना कभी बंद ना करें।